हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का रोजगार एकेडमी पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज है 24 सितंबर और हम लोग आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे, जो कि आपके सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। और साथ साथ दोस्तों, आप इसको अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइजिंग बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव एट कोलकाता फ्रॉम 26 टू 29 सितंबर 2021। तो दोस्तों, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कोलकाता में 26 से 29 सितंबर 2021 तक बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कौन कर रहा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी दोस्तों इंडियन आर्मी जो है इसका आयोजन करेगी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो दोस्तों, यह एक कल्चरल इवेंट है जो कि बिजोय सांस्कृतिक महोत्सव के नाम से जाना जाएगा, जिसका एम क्या होगा। इसका एम दोस्तों होगा हमारे भारत और बांग्लादेश के बीच में कल्चर को लिंक करना। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो ऑर्गेनाइज कराएगा वो इंडियन आर्मी होगी। और इंडियन आर्मी की कौन सी कमांड दोस्तों, ईस्टर्न कमांड यानी पूर्वी कमांड इसका आयोजन कराएगी। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं ये जो महोत्सव मनाया जा रहा है वो क्यों मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, 16 दिसंबर 2021 को जो है भारत ने पाकिस्तान को 1971 के वॉर में डिफीट किया था, उसके 50 साल पूरे होंगे। ओके फ्रेंड्स, और इस उपलक्ष्य में हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं दोस्तों, इस उपलक्ष्य में हम लोग दोस्तों स्वर्णिम विजय वर्ष भी सेलिब्रेट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। तो दोस्तों, हम अब बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, बांग्लादेश का जो ऑफिशियल नेम है वो दोस्तों है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट किस तरह की है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो यूनिटरी मल्टी पार्टी रिपब्लिक है, यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टी सिस्टम है, यानी वन पार्टी सिस्टम नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यानी मल्टी पार्टी है यहाँ पे। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे पार्लियामेंट की, तो दोस्तों यहाँ पे वन लेजिस्लेटिव हाउस है, यानी कि जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है, वैसे ही इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक हाउस है। हमारे यहाँ 2 हाउस होते हैं और इनके यहाँ पे दोस्तों एक हाउस है और उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बात करें यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो है अब्दुल हामिद। ओके फ्रेंड्स, और बात करते हैं यहाँ पे पीएम कौन है, यानी प्राइम मिनिस्टर कौन है यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ के पीएम है शेख हसीना वजीद। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब बात दोस्तों करते हैं यहाँ की कैपिटल की। तो दोस्तों, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो दोस्तों यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बंगाली। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यहाँ के रिलीजन की। तो दोस्तों, यहाँ का रिलीजन है इस्लाम। ओके फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ के करेंसी की। तो दोस्तों, यहाँ की करेंसी को बांग्लादेश टका कहा जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ की करेंसी को रुपए कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बांग्लादेश से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश को मैप में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं बांग्लादेश की स्थिति कहाँ है। तो दोस्तों, बांग्लादेश जो है वो कहाँ पे है दोस्तों, साउथ एशिया में उसकी लोकेशन है। ओके फ्रेंड्स, और ये कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये स्थित है पद्मा यानी कि गंगा और जमुना यानी कि ब्रह्मपुत्रा द्वारा बनाया गया जो डेल्टा है ये वहाँ पे स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रिलेशन में बांग्लादेश की लोकेशन। तो दोस्तों, इंडिया के रिलेशन में बांग्लादेश की जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब दोस्तों मैप में देखते हैं। दोस्तों, हम लोग देख पा रहे हैं बांग्लादेश जो है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में है। ओके फ्रेंड्स, जो बाउंड्री बना रहा है हमारे भारत के साथ। दोस्तों, अगर बात करें तो बांग्लादेश ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा को टच करता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसकी सीमा रेखा की बात करें तो दोस्तों इसकी सीमा रेखा जो है वो 4096 किलोमीटर अपनी सीमा भारत के साथ
टच करता है। दोस्तों ये फैक्ट याद रखिएगा, इसके बारे में क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों कुछ फैक्ट्स और जानते हैं। दोस्तों ये हमारे भारत में जो है ये त्रिपुरा है। तो दोस्तों इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिस पे जो तीनों ओर से एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। तो दोस्तों वो है त्रिपुरा। आप देख सकते हैं एक इधर से हो गया आपका दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक बाउंड्री उसने यहां से बनाई, एक दोस्तों यहां से हो गई और तीसरी दोस्तों यहां से, यानी कि इसको तीन तरफ से घेरने वाला देश कौन सा है दोस्तों? बांग्लादेश है। आई होप दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो त्रिपुरा ऐसा राज्य है, इकलौता भारत का ऐसा राज्य जिसको तीन तरफ से कोई इंटरनेशनल यानी बाहरी सीमा रेखा उसको घेरती है। तो दोस्तों वो कौन है? बांग्लादेश उसको सीमा बनाती है। ओके फ्रेंड्स, बांग्लादेश की कैपिटल हमने बात कर ली थी, क्या थी दोस्तों? ढाका। ओके फ्रेंड्स, जैसा हमने यहाँ देखा दोस्तों, हमारे यहाँ गंगा और बांग्लादेश में जब ये एंटर करती है तो उसको दोस्तों क्या किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। और ब्रह्मपुत्रा को दोस्तों यहाँ पे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये फैक्ट्स भी आप याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसमें और जानते हैं कि ये आखिर कितने राज्यों के साथ बाउंड्री टच करता है। तो दोस्तों बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री टच करता है। ओके फ्रेंड, उसके बाद यहाँ पे असम के साथ दोस्तों टच करता है और दोस्तों मेघालय के साथ करता है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद आपका ये त्रिपुरा के साथ करता है। ओके फ्रेंड, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं दोस्तों। इन फैक्ट्स को नोट करते रहिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, और साथ में यहाँ पे मिजोरम हो गया दोस्तों और यहाँ पे मेघालय। तो दोस्तों मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम। ओके फ्रेंड्स, अब बात करें दोस्तों वेस्ट बंगाल, इन सभी के राज्यों के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा बनाता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोग को बांग्लादेश जो है मैप में समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अपना अब कोलकाता की बारी आती है। दोस्तों हमने बांग्लादेश के बारे में जाना, अब दोस्तों थोड़ा कोलकाता के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों कोलकाता जो है वो हमारे ब्रिटिश काल में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्लेस था। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इसकी स्थापना जो है क्यों हुई थी। दोस्तों इसकी स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने ट्रेडिंग पोस्ट के रूप में की थी, यानी उनको यहाँ क्या करना था दोस्तों? उनको यहाँ पे ट्रेड के लिए उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। ओके फ्रेंड्स, तो एक ये ट्रेड के लिए हब था ब्रिटिश टाइम पे। ओके फ्रेंड्स, अगर बात करें तो कोलकाता जो है उसको पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था और ये जो है भारत की कैपिटल हुआ करती थी दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, तो ब्रिटिश काल में ये कैपिटल थी। तो दोस्तों जान लेते हैं कब से कैपिटल रही है। तो दोस्तों 1773 से 1911 तक ये भारत की कैपिटल रही है और 1911 में दोस्तों भारत की कैपिटल किसको दिया गया था दोस्तों? दिल्ली को भारत की कैपिटल घोषित कर दिया गया था। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये कोलकाता की बात करें तो ये दोस्तों अपने यहाँ आर्किटेक्चर, आर्ट गैलरीज, कल्चरल फेस्टिवल के लिए भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको होम ऑफ मदर हाउस भी कहा जाता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है वो मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जो कि किसके द्वारा दोस्तों बनाया गया था? मदर टेरेसा के द्वारा बनाया गया था दोस्तों, इसीलिए इसको मदर हाउस भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को ये फैक्ट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू पेटेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021 हाउ मच पेटेंट फी फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैज बीन रिड्यूस्ड। तो दोस्तों आपको बताना है कि 2021 का जो अमेंडमेंट रूल आए हैं पेटेंट, यानी कि दोस्तों जो कंपनीज पेटेंट करा लेती हैं प्रोडक्ट का, उसके बारे में जो रूल्स आए हैं उसमें जो है गवर्नमेंट ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए दोस्तों कितने प्रतिशत की फीस को रिड्यूस किया है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके फ्रेंड्स, तो 80% जो है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे दोस्तों बात करें तो पेटेंट की फीस जो है रिड्यूस कर दी गई है। ओके फ्रेंड्स, कितनी फीस रिड्यूस की गई है? 80%। कहाँ पे दोस्तों? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो होंगे। तो दोस्तों इसको क्यों रिड्यूस किया गया है? जैसे कि दोस्तों बात करते हैं
जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर उन्होंने कोई चीज़ इन्वेंट करी और दोस्तों उसका उन्होंने पेटेंट करा लिया, तो दोस्तों उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी उसका प्राइस जो है दोस्तों बढ़ जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है 80% जो है इसको कम किया है, जिससे कि क्या हो सके, जो दूसरी प्राइवेट कंपनीज है या गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशंस है इसको इस पेटेंट को जो है खरीद सकें और इस टेक्नोलॉजी को दूसरों तक पहुंचा सकें, जिससे और बाकियों का भी लाभ इससे हो सके। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आप लोग को इसके बारे में समझ आया होगा। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये किसके अंतर्गत किया गया है दोस्तों, ये मिशन आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत किया गया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जो पेटेंट रेगुलेशन रूल्स आए हैं वो आत्मनिर्भर भारत के तहत आए हैं, जिससे कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनका सही से उपयोग किया जा सके और दोस्तों सभी तक उनको पहुंचाया जा सके, जिससे उसका सबको बेनिफिट हो सके। तो दोस्तों कितना रिड्यूस किया गया, 80%, जैसा कि हमने पहले बात करी। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों आत्मनिर्भर भारत जो है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित नए भारत की दृष्टि है। यानी कि दोस्तों बात करें तो ये क्या है, एक न्यू इंडिया डेवलप करने की बात की जा रही है, जो किसी पे दूसरों पे निर्भर ना हो, वो आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंस हो, यानी हम लोग अपना प्रोडक्ट खुद बना सकें और इसका इस्तेमाल कर सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आई हो आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आगे देखते हैं, उन्होंने आगे आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभों को रेखांकित किया है। तो दोस्तों इसमें जो है 5 स्तंभों की बात की गई, यानी 5 क्षेत्रों की बात की गई है आत्मनिर्भर भारत में, यानी इन 5 क्षेत्रों में ज्यादा फोकस किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो दोस्तों जानते हैं वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें आत्मनिर्भर भारत में इंक्लूड किया गया है या उन पे डेवलपमेंट में फोकस किया जाएगा उनके रिफॉर्म्स में। तो दोस्तों पहले है अर्थव्यवस्था। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की बात की गई, यानी उसको सुधार करना है। तो दोस्तों दूसरा क्या है, हमारा बुनियादी ढांचा, यानी कि दोस्तों हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको हमारे डेवलप करना है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा क्या है, दूसरा जीवंत जनसंख्या है कि यानी हमारी जो जनसंख्या यानी हमारी डेमोग्राफी जो है उसको डेवलप करना है। ओके, और जो हमारी देश में जो मांग है यानी कि जो डिमांड है किसी चीज़ की, उसको लोगों तक प्रोवाइड कराना। तो दोस्तों ये सभी चीज़ें जो हैं आत्मनिर्भर भारत में इंक्लूड की गई हैं। आई होप दोस्तों आपको आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, with which country India has signed joint working group JWG for gold and mines। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, भारत ने किस देश के साथ कोयले और खानों के लिए संयुक्त समूह JWG पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों बात करते हैं वह कौन सा देश है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, कौन सा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों भारत ने कोल्स और माइंस को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह यानी कि ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप पे साइन किया है। किसके साथ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के साथ, संयुक्त कार्य समूह जिसको कहा गया। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों ये क्यों साइन किया गया है, दोस्तों कोल्स और माइंस को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए दोस्तों इस पे साइन की गई है, जिसमें हम लोग ऑस्ट्रेलिया के साथ सहयोग करके इसके बारे में और इसको बढ़ावा दें अपने देश में और इसका हम लोग एक्सपोर्ट भी कर सकें, जो हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारे लोगों को जॉब्स भी प्रोवाइड हो सकें। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। आइए दोस्तों इसके बारे में कुछ और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने दोस्तों ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप पे साइन किया है। तो दोस्तों इसकी मीटिंग जो है वो कब शेड्यूल की गई है, तो दोस्तों इसकी मीटिंग आप देख पा रहे होंगे 13 अक्टूबर को शेड्यूल की गई है। तो दोस्तों इसकी मीटिंग जो है 13 अक्टूबर को की जाएगी।
और इस पे किसकी बात होगी दोस्तों, इस पे ऊर्जा यानी एनर्जी पे बात होगी। ओके फ्रेंड्स, यानी इस मीटिंग में ज़्यादा जो फोकस किया जाएगा वो दोस्तों एनर्जी पे फोकस किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कोयला और खान जो यानी माइंस पे संयुक्त कार्य समूह पे की बैठक जो है दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई थी। तो दोस्तों इसका जो अभी ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की जो मीटिंग हुई है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। और इसकी बात अभी हमने जो बात करी ऊर्जा वार्ता यानी एनर्जी पे जो बात होगी दोस्तों, उसकी वार्ता कब होगी दोस्तों, 13 अक्टूबर 2021 को इसकी वार्ता होने वाली है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप आप लोगों को ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के बारे में सभी जानकारियां समझ में आई होंगी। सो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इसमें बात आई थी ऑस्ट्रेलिया की, तो दोस्तों अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों हम लोग स्टैटिक पोर्शन इसलिए लेके चल रहे हैं जिससे कि आपके करंट के साथ साथ स्टैटिक पोर्शन भी कवर होता रहे और आपको एग्जाम में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए और आप सभी आंसर्स को आसानी से दे सकें। तो दोस्तों आइए अब हम लोग ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा। ओके फ्रेंड्स, अब बात करें यहाँ का जो सबसे बड़ा शहर है वो कौन सा है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा शहर है वो है सिडनी। तो दोस्तों जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों सिडनी बहुत सुनने को मिलता है, इसलिए आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल दोस्तों क्या है, कैनबरा है। ओके फ्रेंड्स, बात करें अगर यहाँ की नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो दोस्तों यहाँ की नेशनल लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, यानी राष्ट्रीय भाषा यहाँ की इंग्लिश है। दोस्तों अगर बात करते हैं इससे रिलेटेड कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। दोस्तों बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया को आज़ादी कब मिली थी, क्योंकि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया भी जो है ये ब्रिटेन के अंतर्गत पहले यानी ब्रिटेन यहाँ पे रूल कर रहा था, जैसे कि उसने हमारे देश में रूल किया था। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा कब मिला था, 1 जनवरी 1901 को इसको डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला था। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं ये जो है पूरी तरह से ब्रिटिश पावर से कब आज़ाद हुआ, तो दोस्तों ये पूरी तरह से आज़ाद हुआ था 3 मार्च 1986 को। तो दोस्तों आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों बात करते हैं यहाँ के पार्लियामेंट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो पार्लियामेंट है वो 2 सदनी व्यवस्था है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ के पार्लियामेंट को जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट कहा जाता है दोस्तों यहाँ पे भी पार्लियामेंट ही कहा जाता है। और दोस्तों बात करते हैं जैसे हमारे यहाँ अपर हाउस को क्या बोलते हैं दोस्तों, राज्यसभा बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों अपर हाउस को सीनेट बोलते हैं। और दोस्तों जैसे हमारे यहाँ लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं और यहाँ पे दोस्तों लोअर हाउस को क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे करेंसी क्या है। दोस्तों यहाँ पे मुद्रा जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आई होप आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में सभी फैक्ट्स अब जान गए होंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। दोस्तों आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठा करिए जिससे आपको सभी फैक्ट्स नोट कर लिया करें, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे और चीज़ें आपको एकदम याद होती चली जाए मेरे साथ। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है, हु इज द सीईओ ऑफ द हु इज द सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ एडोब। तो दोस्तों आपको बताना है एडोब का सीईओ कौन है और प्रेसिडेंट कौन है। तो दोस्तों आप लोग एडोब के बारे में भी याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों एडोब के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए बना है क्योंकि इस समय जो है हमारे पीएम अमेरिका की विजिट पे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एडोब के जो सीईओ हैं एडोब के, उनके साथ दोस्तों इन्होंने मीटिंग करी है। ओके फ्रेंड्स, इसलिए आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको सीईओ याद होने चाहिए एडोब के। ओके फ्रेंड्स, तो आइए जानते हैं एडोब के सीईओ कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, यानी कि एडोब के सीईओ कौन है दोस्तों, शांतनु नारायण। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों एडोब के सीईओ शांतनु नारायण है। आई होप दोस्तों आप लोग इस फैक्ट को याद रखेंगे। दोस्तों आप नोट करते चलिएगा। दोस्तों चलिए एडोब के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं।
दोस्तों एडोब, दोस्तों इसका गठन जो है कब हुआ था, इसका गठन दोस्तों कब हुआ था 1982, दोस्तों दिसंबर 1982 में इसका गठन हुआ था एडोब का। दोस्तों बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो दोस्तों ये माउंट वेव कैलिफोर्निया यूएस यानी कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों बात करते हैं एडोब का कार्य क्या है। दोस्तों वैसे तो आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा एडोब क्या है, क्योंकि दोस्तों आप लोग सभी लोग स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं और आपके मोबाइल में या स्मार्टफोन में एडोब जरूर से जरूर आपके इंस्टॉल होगा, क्योंकि दोस्तों एडोब का कार्य क्या होता है, एडोब एक्रोबेट रीडर यानी एडोब रीडर जो क्या करता है आपकी पीडीएफ फाइल्स को रीड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आई होप आप लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी रही होगी कि एडोब रीडर क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों एडोब रीडर जो है वो एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इसका काम क्या है। दोस्तों ये फोटोशॉप इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और दोस्तों इसके कार्य क्या है, ये दोस्तों क्या करता है एडोब रीडर यानी इसको पीडीएफ भी रीड करता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको चीज़ें अब एडोब से रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी और आप इसके बारे में सभी चीज़ें और फैक्ट्स को याद रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे पूछा गया है हु इज द सीईओ ऑफ फर्स्ट सोलर। तो दोस्तों आपका इस पे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट सोलर है यानी पहले सोलर के सीईओ कौन है, इनके साथ भी दोस्तों हमारे पीएम ने जो है अभी मीटिंग आयोजित की है आपके अमेरिका की यात्रा के दौरान। तो दोस्तों आइए जानते हैं इसके सीईओ कौन है। तो दोस्तों पहले सोलर के सीईओ यानी फर्स्ट सोलर के जो सीईओ हैं वो हैं दोस्तों आपके ऑप्शन नंबर 1 यानी मार्क विडमेयर। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप लोग ये दोनों सीईओ याद रखिएगा, क्योंकि दोनों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आएगा सीईओ से रिलेटेड। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप लोग आई होप याद रखेंगे इसको, मार्क विडमेयर। दोस्तों बात करते हैं हमारे बाकी के जो ऑप्शन है उनके बारे में। दोस्तों बात करें डैनियल झांग, ये दोस्तों जो है आपके किसके सीईओ हैं दोस्तों, ये हैं अलीबाबा के सीईओ। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखेंगे फैक्ट्स, क्योंकि दोस्तों सीईओ वगैरह आपके क्वेश्चंस में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ओके, बात करें दोस्तों अब टिम कुक की, तो दोस्तों टिम कुक जो हैं ये एप्पल के सीईओ हैं। आप लोग जानते होंगे एप्पल क्या है, एक जो कि एक मोबाइल डेवलपिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपिंग एक कंपनी है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बात करते हैं दोस्तों थर्ड ऑप्शन तपन सिंघल। दोस्तों ये जो है बजाज एलायंस के इंश्योरेंस कंपनी के सीईओ हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं हमारे फर्स्ट सोलर के बारे में। दोस्तों प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी मेट मिस्टर मार्क विडमेयर सीईओ ऑफ फर्स्ट सोलर, जैसा कि हमने क्वेश्चन में बात की। ओके फ्रेंड्स, तो इन्होंने दोस्तों यहाँ पे क्या बात की, इन्होंने भारत की नवीनकरणीय ऊर्जा परिदृश्य विशेष रूप से सौर ऊर्जा पे वार्तालाप की दोस्तों इनसे, क्योंकि ये सोलर के ही सीईओ हैं फर्स्ट सोलर के। तो दोस्तों इन्होंने सोलर एनर्जी से रिलेटेड इनसे वार्तालाप की। दोस्तों अगर बात करें हमारा 2030 तक जो लक्ष्य है वो 400 गीगावाट उत्पादन का लक्ष्य है और इसके बारे में इन्होंने इनसे वार्तालाप की। ओके फ्रेंड्स, तो आइए दोस्तों फर्स्ट सोलर जो है उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। दोस्तों ये एक अमेरिकन मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल्स है, यानी दोस्तों जो फर्स्ट सोलर है ये क्या करता है दोस्तों, ये सोलर पैनल्स का डेवलपमेंट करता है और ये कहाँ पे, अमेरिका में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं ये और क्या करता है दोस्तों, ये पावर प्लांट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है दोस्तों, उसको प्रोवाइड कराता है, यानी सोलर पैनल से रिलेटेड या सोलर जो भी हमारी एनर्जी उससे रिलेटेड ये सभी कार्य करता है। ओके फ्रेंड्स, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मेंटेनेंस और जो हमारे पैनल्स होते हैं उनको रिसाइकिल करने का भी काम करता है। तो दोस्तों आई होप आपको फर्स्ट सोलर से रिलेटेड सभी डाउट क्लियर हो रहे होंगे और इसका क्या कार्य है और हमारे पीएम ने इनसे क्या वार्तालाप की है, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा कि
2030 तक हमारा 440 गीगावाट उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके फ्रेंड, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA हैज स्टार्टेड अ कैंपेन अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव टू सेलिब्रेट पेंशन नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। तो दोस्तों PFRDA जो है उसने क्या स्टार्ट किया, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस, इसको मनाने की शुरुआत करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है वो कौन सा डे इन्होंने चुना है जिस दिन ये क्या सेलिब्रेट करेंगे, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आइए जानते हैं वो कौन सा दिन है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1 अक्टूबर को दोस्तों क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस। तो दोस्तों आई होप आप ये फैक्ट याद रखेंगे क्योंकि ये न्यूली डिसाइडेड फैक्ट है, यानी ये नया दिवस आपका मनाया जाएगा, इसलिए इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाएगा, 1 अक्टूबर। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर में। दोस्तों आइए जानते हैं कि जो ये पेंशन है यानी कि हमने जो बात करी पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो किसके अंतर्गत आती है। तो दोस्तों बात करें तो ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत हमारी पेंशन अथॉरिटी जो है वो आती है, यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है दोस्तों वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आप ये भी फैक्ट याद रखेंगे कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों इसको कब बनाया गया था, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो कब डेवलप की गई थी दोस्तों, उसको डेवलप किया गया था 19 सितंबर 2013 एक एक्ट के थ्रू इसको दोस्तों पास किया गया था। और दोस्तों बात करें ये किस दिन से लागू हो गया था, यानी दोस्तों इस दिन एक्ट बना था। और दोस्तों इसकी अगर लागू होने की डेट की बात करें यानी ये किस दिन से इम्प्लीमेंट हुआ था, तो दोस्तों इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 फरवरी 2020 से हुआ था, यानी 1 फरवरी 2020 से पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो है वर्क करना स्टार्ट कर दिया था। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आई होप। दोस्तों चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक का विकल्प बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तेल का उपयोग किया जाएगा। तो दोस्तों आपको बताना है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जो कि कहाँ है, बेंगलुरु में, उसने सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह पे एक बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट बनाने की बात कही है। तो दोस्तों उसमें कौन सा ऑयल यूज किया जाएगा दोस्तों, आपसे ये पूछा गया है। तो दोस्तों आपका इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दोस्तों नॉन एडिबल कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाएगा आपके सिंगल यूज प्लास्टिक के जगह पे एक बायोडिग्रेडेबल सब्स्टिट्यूट बनाने में, यानी उसके स्थान पे जो हम लोग यूज़ करेंगे उसको बनाने के लिए, यानी प्लास्टिक की जगह पे हम लोग जो इसका जो सब्स्टिट्यूट होगा उसको जो यूज़ करेंगे उसमें क्या उपयोग किया जाएगा दोस्तों, नॉन एडिबल कैस्टर ऑयल का उपयोग किया जाएगा जो कि दोस्तों बायोडिग्रेडेबल होगा। क्योंकि दोस्तों आजकल प्लास्टिक का उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो दोस्तों पॉल्यूशन की मात्रा जो है हमारे एयर में बढ़ती जा रही है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों आप लोग भी जो है प्लास्टिक यानी कि जो पॉलीथीन्स हैं उनका उपयोग करना आप लोग कम कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपका बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती हैं डिग्रेड होने में, यानी दोस्तों ये लोग करीब 500 to 1000 ईयर्स ले लेते हैं आपका डिग्रेड होने में। तो दोस्तों आप लोग भी जो है जागरूक रहिए और प्लास्टिक का उपयोग जो है कम से कम करिए। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि हमारा पॉल्यूशन जो है वो कम हो सके और हमारा एनवायरनमेंट भी जो है वो प्योरीफाई रह सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है विच जू हैज अनाउंस्ड द एडिशन ऑफ 2 थंडरबोल्ट पेंगुइन। ओके फ्रेंड्स,
दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे थंडरबोल्ट ना होके यहाँ पे आपका दोस्तों यहाँ पे है हम्बोल्ट पेंगुइन। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका, आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों जो दो आपकी पेंगुइन्स हैं, कौन सी दोस्तों पेंगुइन है, हम्बोल्ट पेंगुइन है दोस्त। ओके फ्रेंड्स, हम्बोल्ट पेंगुइन्स। तो दोस्तों ये हम्बोल्ट पेंगुइन्स जो है इसमें पूछा गया है कौन से चिड़ियाघर यानी जू में इनको लाया जा रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है दोस्तों, यानी बाइकला जू। तो दोस्तों बात करते हैं बाइकला जू कहाँ पे है। तो दोस्तों बाइकला जू आपका मुंबई में है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों आप लोग याद रखेंगे कि दो हम्बोल्ट पेंगुइन कहाँ पे लाई जा रही है दोस्तों, बाइकला जू में लाई जा रही हैं। तो दोस्तों इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हम्बोल्ट पेंगुइन जो है वो कहाँ से लाई जा रही हैं, या फिर दोस्तों ये कहाँ पे पाई जाती हैं। तो दोस्तों बात करें हम्बोल्ट पेंगुइन कहाँ पे पाई जाती हैं, तो दोस्तों ये साउथ अमेरिका में पाई जाती हैं। साउथ अमेरिका में दोस्तों बात करें कहाँ पे, ये दोस्तों आपके चिले में पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दोस्तों आप लोग को ये चीज़ें याद रहेंगी। ओके फ्रेंड्स, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा जिससे आपके सभी डाउट्स क्लियर हो सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज इश्यूड एन ऑर्डर टू सेटिंग अप अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी टू इम्प्रूव द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन कंट्री। तो दोस्तों इसमें बात करी जा रही है कि किस मंत्रालय ने देश में बिजली आपूर्ति में सुधार के लिए जो है जिला स्तरीय समिति का गठन करने का आदेश जारी किया है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं वो मिनिस्ट्री कौन सी है। तो दोस्तों आपकी मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये कमेटी का गठन करने का निर्णय लिया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए जो है एक कमेटी गठित करने का फैसला किया है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दोस्तों आप लोग याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है या फिर इसके रिलेटेड जो कमेटी होती है वो उसके लिए कौन देखरेख करता है, तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत ये सभी चीज़ें आती हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हु इज द सीईओ ऑफ ब्लैक स्टोन टू whom पीएम मोदी met ड्यूरिंग हिज यूएस विजिट। दोस्तों इसमें क्या कहा जाए, ब्लैक स्टोन के सीईओ कौन है जिनसे पीएम मोदी अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान मिले। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर दोस्तों है इसका 3rd। तो दोस्तों आपके स्टीफन श्वार्ट्जमैन जो है इनसे इन्होंने वार्तालाप की, जो कि ब्लैक स्टोन के क्या हैं दोस्तों, सीईओ हैं। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आप लोग ये सभी सीईओ को याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बायोटेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद। दोस्तों क्या इसमें कहा जा रहा है, आपका जो ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी है और जैव प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किया है। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इसमें किसने हस्ताक्षर किया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है, द नैनो जेन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी JSC वियतनाम, जो कि कहाँ पे है दोस्तों, वियतनाम में है। तो दोस्तों क्या नाम है, नैनो जेन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। दोस्तों इसने जो है किसके साथ साइन की है, यानी किसके साथ MOU पे हस्ताक्षर किए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ट्रांजिशनल हेल्थ साइंस टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के साथ और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के साथ दोस्तों, और साथ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ये तीनों ने मिलकर जो है नैनोजेन फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के साथ दोस्तों साइन किया है, एक MOU पर हस्ताक्षर किया, जो कि दोस्तों कहाँ पे है, वियतनाम में है। दोस्तों आइए इसके बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों वियतनाम आया, वियतनाम के बारे में अब हम लोग जानते हैं थोड़ा। दोस्तों वियतनाम की कैपिटल की बात करें तो दोस्तों वियतनाम की कैपिटल क्या है दोस्तों, हनोई है। तो दोस्तों वियतनाम की कैपिटल हनोई। अब बात करें वियतनाम की नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो दोस्तों वियतनाम की नेशनल लैंग्वेज है
वियतनामीज। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं यहाँ पे करेंसी क्या है। तो दोस्तों वियतनाम की करेंसी है डोंग। ओके फ्रेंड, दोस्तों आइए जरा इसको थोड़ा हम लोग मैप में भी समझते हैं। दोस्तों मैप में देखा जाए तो वियतनाम की लोकेशन कहाँ पे है दोस्तों, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे वियतनाम कहाँ पे है दोस्तों, ये आपका कंबोडिया के साउथ में है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप दोस्तों आपको वियतनाम के बारे में समझ में आया होगा। दोस्तों वियतनाम की लोकेशन अगर भारत के रेस्पेक्ट में बात करें दोस्तों, ये आपका वियतनाम है जो मैं मार्क कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे क्या है कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया इसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों देखते हैं और इसके साथ कौन सी कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको लाओस दिख रहा है, तो दोस्तों लाओस भी इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है। ओके फ्रेंड्स, अब बात करते हैं भारत के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों भारत आपका इधर आपका थाईलैंड हो गया दोस्तों, उसके बाद आपका इधर म्यांमार हो गया दोस्तों, उसके बाद आपका इंडिया आता है। ओके फ्रेंड, तो अगर भारत के रिस्पेक्ट में बात करें तो दोस्तों ये भारत के रेस्पेक्ट में कहाँ पे है दोस्तों, ये भारत के रेस्पेक्ट में साउथ ईस्ट में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप दोस्तों आपको वियतनाम से रिलेटेड चीज़ों की जानकारी समझ में आई होगी और आपके जो भी डाउट रहे होंगे वो क्लियर हुए होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप दोस्तों आप लोगों ने ये लेक्चर बहुत ही शानदार तरीके से एंजॉय किया होगा और आपको सभी जानकारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपके सभी एग्जाम्स के लिए दोस्तों आई होप ये जरूर बेनिफिट पहुंचाएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके और हमें भी दोस्तों सपोर्ट मिल सके दोस्तों, जिससे कि हम लोग ऐसे ही शानदार वीडियो आपके सामने ला सकें और आपके एग्जाम्स में हम लोग हेल्प पहुंचा सकें। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और गुड डे गुड बाय।